नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। जस्टिस एम.आर. शाह और ए.एस. बोपन्ना की पीठ ने तथ्यात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कहा, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अपीलकर्ता पत्नी और प्रतिवादी पति दोनों मई 2011 से एक साथ नहीं रह रहे हैं और इसलिए ये कहा जा सकता है कि उनके बीच विवाह का अपूर्णीय भंग होना है। आगे कहा कि ये भी बताया गया है कि प्रतिवादी पति पहले ही पुनर्विवाह कर चुके हैं, इसलिए अपीलकर्ता पत्नी द्वारा क्रूरता और परित्याग पर नीचे की अदालतों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के मेरिट में आगे प्रवेश करने के लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा। इसलिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और अपीलकर्ता पत्नी और प्रतिवादी पति के बीच विवाह को भंग करने के भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए फैमिली कोर्ट द्वारा पारित डिक्री उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई को विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के कारण हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जोड़े के विवाह को भंग करते हुए कहा कि जब तक बच्चा या बेटा वयस्क मेजोरिटी एज नहीं हो जाता, तब तक बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व पिता की है। अदालत ने कहा कि माता पिता के बीच विवादों के कारण बच्चे को पीड़ित नहीं होना चाहिए। इस मामले में पत्नी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने क्रूरता और परित्याग के आधार पर विवाह को भंग करने वाले फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ उसकी अपील को खारिज कर दिया था। उसने अदालत से क्रूरता पर उसके खिलाफ निष्कर्षों को हटाने का अनुरोध किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुधा भारद्वाज को डिफॉल्ट जमानत देने के अपने आदेश में कहा कि पुणे के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के.डी. वड़ाने को 26 नवंबर 2018 को यूएपीए एक्ट के प्रावधान के तहत पुणे पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था, इसलिए वो डिफॉल्ट जमानत की हकदार थी। गौरतलब है कि भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले में 8 आरोपियों को डिफॉल्ट जमानत देने से इनकार करते हुए अदालत ने कहा कि भारद्वाज के विपरीत वे डिफॉल्ट जमानत आवेदन दाखिल करने में विफल रहे या समय पर आवेदन दाखिल नहीं किए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में अवैधानिक पदार्थ जब्त करने वाले अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया। इन अधिकारियों ने एक व्यक्ति से तलाशी के दौरान कफ सिरप बरामद किया और उसे साइकोट्रोपिक पदार्थ के रूप में उसे जब्त कर लिया। बाद में उस व्यक्ति को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने मामले में 10 एफआईआर के साथ साथ मेडिकल रिपोर्ट देखते हुए कहा कि ये अधिकारी द्वारा की गई तलाशी और जब्ती शक्तियों का स्पष्ट दुरुपयोग था। संक्षेप में मामला, एक कार से 100 ml की 1540 बोतलें बरामद हुई। इनमें एक रैपर था, 536 खाली बोतलें और पैकेजिंग कैप युक्त 2 प्लास्टिक बैग जब्त किए गए और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये बोतल जब्त की गई क्योंकि जब्ती पक्षकार ने पाया कि जो दवाएं ले जा रही थी वे नकली दवाएं थी। जब्त की गई दवा के रैपर पर क्लोरफेनिरामाइन मालेक और कोडिन फॉस्फेट सिरप मैक्स कैफीन लिखा हुआ था। सामग्री को कोडिन फॉस्फेट पाया गया और ये क्लोरोफेनिरामाइड मालिएट के लिए की गई जांच में निगेटिव पाया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सलमान उर्फ अरमान चौधरी नाम के एक व्यक्ति को जमानत दी, जिसने कथित तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस के आपातकालीन सेवा नंबर पर कॉल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी थी। जमानत आवेदक ने कथित तौर पर कॉल पर कहा था कि पीएम और सीएम के सार्वजनिक बयानों के कारण वो उन्हें मारकर जेल जाना चाहता है। उक्त कथनों के आधार पर जांच की गई और कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर को आवेदक से बरामद किया गया। इसके बाद भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 506 आपराधिक धमकी के लिए सजा, 507 एक गुमनाम संचार द्वारा आपराधिक धमकी, 505 एक बी सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान और आईटी की धारा 66 के तहत मामला दर्ज किया गया था। ये देखते हुए कि आईपीसी की धारा 506 और 507 के तहत आवेदक के खिलाफ एक अपराध बनाया जा सकता है, न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ ने उसे इस तथ्य के मद्देनजर जमानत दी कि वो 31 अगस्त 2021 से जेल में है और ये प्रदर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि यदि जमानत पर बढ़ा दिया जाता है
तो वो मुकदमे पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना है कि ओढ़नी, महिला का स्कार्फ खींचना, पीड़ित का हाथ खींचना और उसे शादी के लिए प्रपोज करना पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन हमले या यौन उत्पीड़न की परिभाषा में नहीं आता है। जस्टिस विवेक चौधरी की पीठ ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आकलन के ट्रायल कोर्ट की भूमिका पर भी जोर दिया और कहा कि भूमिका इसकी वास्तविक भावना में नहीं हो सकती है, परंतु इस पर अधिक जोर दिया जा सकता है क्योंकि ट्रायल कोर्ट न्याय के प्रशासन की बुनियादी संरचना है जिस पर उच्च मंच खड़े हैं। यदि बुनियादी संरचना बिना किसी आधार के है तो उच्च ढांचा न केवल गिरेगा बल्कि ये एक निर्दोष व्यक्ति को न्याय से वंचित करेगा। संक्षेप में मामला, अभियोजन पक्ष के अनुसार जब पीड़ित लड़की अगस्त 2017 में स्कूल से लौट रही थी तो आरोपी ने उसका ओढ़ना दुपट्टा खींच लिया और उसे शादी के लिए प्रपोज किया। उसने ये भी धमकी दी कि अगर पीड़ित लड़की ने उसके प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया तो वो उसके शरीर पर तेजाब फेंक कर उसे घायल कर देगा। केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के प्रोजेक्ट मैनेजर को सबरीमाला वर्चुअल क्यू पोर्टल में प्रवेश करने वाले तीर्थयात्रियों के डेटा के संबंध में विभिन्न निर्देश जारी किए। जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस PG अजित कुमार की एक डिवीजन बेंच केरल पुलिस द्वारा लागू सबरीमाला तीर्थ प्रबंधन प्रणाली की वैधता पर सवाल उठाने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि ये सबरीमाला में दर्शन को केवल वर्चुअल कतार सेवाओं का लाभ उठाने वालों तक सीमित रखता है। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार SPMS के लिए एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैदराबाद नामक एक निजी एजेंसी द्वारा विकसित और सुगम किया गया है। अदालत ने मामले की पहली सुनवाई के बाद से TCS से इनपुट मांगा लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के लेखन और भाषणों को प्रकाशित करने की महाराष्ट्र सरकार की रुकी हुई परियोजना के बारे में समाचार पत्र लोकसत्ता में छपी एक रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया। अदालत ने कहा कि देखते हुए कि आम्बेडकर के कार्यों का प्रकाशन मौजूदा और भविष्य की पीढ़ी के लिए आवश्यक और वांछनीय है, रिपोर्ट में मामलों की स्थिति का पता चलता है। जस्टिस प्रसन्ना B वर्ले और जस्टिस श्रीराम M मोदक ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वो स्वतः संज्ञान लेकर एक जनहित याचिका दायर करे और इसे चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच के समक्ष रखे। उन्होंने कहा, ये आम्बेडकर का कार्य कानूनी बिरादरी के सदस्यों के साथ साथ सामान्य सदस्यों के लिए भी उपयोगी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में 2019 में जिला बाराबांकी और जिला सीतापुर में हुई शराब त्रासदी के संबंध में दायर एक जनहित याचिका PL याचिका पर विचार करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हो। मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने ये भी कहा कि उम्मीद है कि इस मामले में दर्ज सभी आपराधिक मामले और दोषी अधिकारियों के खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्यवाही को पूरी लगन से आगे बढ़ाया जाए ताकि उन्हें उनके तार्किक अंत तक ले जा सके। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार मई 2019 में बाराबांकी में एक लाइसेंसी दुकान से 18 लोगों की जहरीली शराब से मौत के कुछ दिनों बाद पड़ोसी सीतापुर जिले में शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। इसके तुरंत बाद इस घटना के संबंध में याचिकाकर्ता इन पर्सन सत्येंद्र कुमार सिंह द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई और 19 जुलाई 2019 के एक आदेश के माध्यम से न्यायालय ने राज्य को 4 सप्ताह की अवधि के भीतर एक हलफनामा दाखिल करने को कहा था। अहमद की ओर से पेश एडवोकेट शाहिद नदीम ने पत्र को रिकॉर्ड पर लेने के लिए विशेष न्याय कोर्ट के जज PR सित्रे के समक्ष एक आवेदन दायर किया है। अदालत ने आवेदन को पत्र के साथ एग्जिबिट के रूप में चिन्हित किया है। पत्र में आगे कहा गया है कि ट्रायल जज ने भी गवाहों को लाने के तरीके को नोटिस किया है। अभियोजन पक्ष ने उनके बयानों की प्रासंगिकता का अध्ययन करने की भी जहमत नहीं उठाई। अभियोजन पक्ष गवाहों को उनके बयानों का अध्ययन किए बिना और किसी विशेष अनुक्रम का पालन किए बिना बुला रहा है। हालांकि असाधारण मामलों में कुछ जगह बनाई जा सकती है जब गवाह उपस्थित होने में असमर्थ होते हैं। ये देखा जा सकता है कि इस प्रकार की चूक नियमित हो गई है। माननीय न्यायालय ने भी इसे नोट किया है और अभियोजन पक्ष से गवाहों को बुलाने से पहले उनके दस्तावेजों की प्रासंगिकता का अध्ययन करने के लिए कहा है। 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में एक पीड़ित के पिता ने
8 महत्वपूर्ण गवाहों के पक्षद्रोही होने के बाद राष्ट्र जांच एजेंसी एनआईए को पत्र लिखा है। उल्लेखनीय है कि ये मामला भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित से जुड़ा है। एनआईए के पुलिस अधीक्षक को लिखे पत्र में निसार अहमद ने एजेंसी को प्रभावी ट्रायल के लिए राज्य आतंकवाद विरोधी दस्ते की मदद लेने की मांग की है, क्योंकि गवाहों को बेतरतीब तरीके से अदालत में बुलाया जा रहा है। पत्र में कहा गया है कि गवाहों के पैटर्न को देखकर लगता है कि एनआईए की सुनवाई करने की क्षमता कम हो रही है। 208 गवाहों में से 8 को पक्षद्रोही घोषित किया जा चुका है। विशेष लोक अभियोजक के अनुरोध पर माननीय न्यायालय ने अब तक 8 महत्वपूर्ण अभियोजन गवाहों को पक्षद्रोही घोषित किया है। इन गवाहों ने अपने पिछले बयानों को नकार दिया है। गवाहों के पैटर्न को देखकर ऐसा लग रहा है कि मुकदमे के संबंध में एनआईए की क्षमता कम हो रही है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।